22 अक्टूबर को इसरो एक स्पेशल लॉन्चिंग करने वाला है। दिवाली के मौके पर इसरो अपना सबसे ताकतवर रॉकेट उड़ाएगा तो पूरी दुनिया में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, सिवाय हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को ने आज तक एक भी सैटेलाइट अपने दम पर लॉन्च नहीं की, जबकि इसकी स्थापना इसरो से पहले की गई थी। जाहिर है, इसरो के दिवाली धमाके की खबर सुनकर पाकिस्तान में मातम तो होगा ही। 3 दिन बाद भारत अंतरिक्ष में दिवाली मनाएगा। दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 640 ये सुनकर पाकिस्तान में आज से ही अंधेरा छा गया। ये जो आप बात कर रही हो ना स्पेस की, स्पेस पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना अहम है ही नहीं। स्पेस में जाके हमने क्या लड्डू बांट लेने हैं? सबसे बड़ी बात है ये पीछे रहने की तो वजह यही है, हम चोर हैं, डाकू हैं, ये बात मानना पड़ेगी। हम किसी तरह जॉब कर लें तो बाहर के मुल्क में कर लें, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। इरादा तो वैसे मेरा भी बाहर जाने का ही है। उनसे कोई इंस्पिरेशन हासिल करनी चाहिए कि मतलब वो हमारे साथ ही आज़ाद हुए हैं, तो वो इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं। हम तो वो अवाम है जो ट्रेन में से भी लोटा उठा के घर ले जाते हैं, सिंपल। बेशर्म हुक्मरान और बेचारा पाकिस्तान, बस इन 4 शब्दों में एक पूरे मुल्क का मुकद्दर लिखा है। इसीलिए तो सरहद पार होने वाली हर हलचल पर आम पाकिस्तानियों की इतनी पैनी नजर होती है। 22 अक्टूबर को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अपनी सबसे भारी भरकम रॉकेट से दिवाली मनाने की तैयारी में है। GSLV Mach 3 रॉकेट 36 सैटेलाइट के साथ श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। ये सभी 36 सैटेलाइट ब्रिटिश कंपनी वनवेब की है। ये मिशन इसरो का पहला 100% कमर्शियल मिशन होगा। इसरो ने बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए, इवन कि उनके रॉकेट्स और मिसाइल्स भी अपने मेड इन इंडिया होते हैं। अगर हम बात करें दिवाली के मौका पर उनका कहना है कि हम एक ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो कि 36 सैटेलाइट्स के साथ हला में लॉन्च किया जाएगा। ये जो आप बात कर रही हो ना स्पेस की, स्पेस पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना अहम है ही नहीं। स्पेस में जाके हमने क्या लड्डू बांट लेने हैं? क्यों अहम नहीं है? IT पर काम करना कोई अहम चीज़ नहीं है। बताता हूँ, स्पेस के लिए जो चीज़ IT की चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल रही हैं। चाइना के साथ हमारी डील हुई हुई है, अमेरिका के साथ हमारी डील हुई हुई है, इवन इंग्लैंड के साथ भी हमारी डील हो गई हुई है। मतलब आप चाह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के साथ मिलकर काम करें, अपने पाँव पे कभी ना खड़े हों। हमें ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए और वो लोग कर रहे हैं तो वो आज डेवलप्ड कंट्री में है और हम लोगों ने नहीं किया तो हम इसलिए पीछे रह गए। सबसे बड़ी मेन रीज़न तो ये है कि फ़ंड्स और उसके बाद हमारे पास R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है। हम लोग R&D पे बिल्कुल भी एक्सपेंस नहीं करते और उसकी वजह यही है कि इकोनॉमी कुछ इस तरह की है, जो इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है तो वो भी सर्वाइवल में है। तो इस वजह से हम लोग इस तरह के जो इनिशिएटिव है वो नहीं ले रहे। पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी सुपार्को 1961 में बनाया गया, जबकि भारत की इसरो की स्थापना 1969 में हुई। सुपार्को आज तक एक भी रॉकेट अपने दम पर नहीं उड़ा पाया, जबकि इसरो रॉकेट लॉन्चिंग का सैकड़ा मारने की तैयारी में। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, भाई हमने क्या गुनाह किया था? इसरो की बुनियाद रखी गई थी, इसरो बनाया गया था 1968 में और सुपार्को बनाया गया था 1961 में। लेकिन बाद में बनने के बावजूद आज इसरो इस वक्त नासा से कम्पीट कर रहा है। इस वक्त इसरो में मेड इन इंडिया के बनाए हुए प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं, सैटेलाइट्स यूज़ किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये पीछे रहने की तो वजह यही है, हम चोर हैं, डाकू हैं, ये बात मानना पड़ेगी। इंडिया में मेरे अजीज़ रहते हैं, मेरी महीने में 1-2 दफ़ा उनसे बात होती है। इंडिया देखें सबसे अच्छी उनकी एजुकेशन है ना, तो बहुत ही अच्छी है। जैसे कि उनकी टेक्नोलॉजी देखें कितनी ऊपर है। उन्होंने हालिया में ये पता चला कि उन्होंने हेलीकॉप्टर वगैरह भी अपना तैयार कर लिया हुआ है जो बिल्कुल मेड इन इंडिया है। टैकर हेलीकॉप्टर की बात करें, टैकर हेलीकॉप्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने टैकर हेलीकॉप्टर अपना बना लिया है। क्या हमारी जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है सुपार्को कभी इसरो के मुकाबले पर खड़ी हो सकती है? नहीं, ये वो हमसे ज़्यादा आगे हैं। मैंने आपको बताया वो हमसे ज़्यादा आगे हैं। क्यों? उनसे भी ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो इंडिया से भी आगे थे, लेकिन इंडिया ने उनको बीट कर लिया है। जी बिल्कुल किया है। उसकी एक वजह ना पाकिस्तान में आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया, ना तो यहाँ पे एजुकेशन लेवल है, ना यहाँ पे कोई इदारा अच्छा है, ना यहाँ पे कोई किसी किस्म की फैसिलिटी है किसी इंसान को। 75 साल पहले भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद मुल्क बने। आज भारत के पास दुनिया से कदम मिलाती साइंस, टेक्नोलॉजी है, बिजनेस है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और पाकिस्तान के पास कामयाबियों के नाम पर क्या है? ओसामा बिन लादेन को पनाह,
मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का अड्डा, मसूद अजहर का अड्डा, भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद को पनाह। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान अपनी इन कामयाबियों को डंका भी दुनिया के सामने नहीं पीट सकता। दिल्ली में हुई इंटरपोल जनरल असेंबली की बैठक में पहुंचे पाकिस्तानी अधिकारी इंडिया टीवी के सवालों पर कैसे भाग खड़े हुए, देखिए। इस वक्त हम इंटरपोल असेंबली में हैं, पाकिस्तान डेलीगेशन हमारे साथ है। सर, आप इंटरपोल के डेलीगेशन में यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो बात हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर जो आरोप लगते हैं आतंकवाद को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे सर आप? सर, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, सर दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? सर पीएम मोदी ने खुद आतंकवाद को लेकर आज बात कही, क्या आपका रिएक्शन क्या है सर उस पर? सर कुछ बोलना चाहेंगे? आज इंटरपोल की असेंबली के अंदर ये बात हुई कि कैसे सारे देश मिलकर सुरक्षा व्यवस्था ठीक करें। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है सर। फोरम पे बात मानी जा रही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, कराची में। सर, आप टेररिज्म के ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? पाकिस्तान डेलीगेशन से सर, दिल्ली में भागे, अमेरिका में भागे, लंदन में भागे, यूएन में भागे, पाकिस्तान बस भागता ही रहेगा पूरी दुनिया और खुद अपनी आवाम के सवालों से। पर अब तो हद हो गई। तालिबान कह रहा है कि पाकिस्तान कसाईयों का देश है। सोचिए, पूरी दुनिया जिससे थर्राती है वो तालिबानी आतंकी पाकिस्तानी हुक्मरानों को कसाई कह रहे हैं। बस यही एक कसर बाकी रह गई थी। तालिबान ने ऐसा क्यों कहा? इसकी वजह है पाकिस्तानी हुकूमत का खुद अपने लोगों के साथ सलूक। मुल्तान के एक अस्पताल में मिली करीब 500 सड़ी गली लाशें जो बलूच लोगों की बताई जा रही हैं। इस खबर के सामने आने के बाद खुद पाकिस्तानी मीडिया सन्न है। कुछ रोज कबल हमें एक वाकया सुनने को मिला मुल्तान में। वाकया अनिश्तर हॉस्पिटल की छत पर कुछ इंसानी लाशों की बेहुरमती की जा रही। जब सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो देखी, बहुत सारे टीवी चैनल्स, डिजिटल चैनल्स पर बाकायदा फिगर बताया जा रहा है, 500 से ज़ायद लाशें, 300 लाशें, 50 लाशें। आप क्या बताते हैं, कितनी तादाद थी उन लाशों? देखिए, तादाद का अभी तो ये नहीं हो सका, मगर ये ज़रूर है कि हम उसको जो वीडियोस में नज़र आ रही हैं वो 15 से 20 हो सकती हैं, क्योंकि अगर टोटल आप कहें कि जब से इस तरह की ये काम हो रहा था या फेंकी जा रही थी, हो सकता है कि उनकी तादाद सैकड़ों में हो सकती है। इमरान जब तक पीएम थे तब तक फौज और आईएसआई का गुणगान करते थे, पर अपनी सेना की बर्बरता के लिए भी वो शरीफ सरकार को कोस रहे हैं। दुनिया के अंदर ये शौक है, लोग हैरत में है कि ये क्या हुआ है। सारे बाहर के अखबारों, मैंने पूरी कटिंग है जो बाहर के अखबारों के अंदर ये चीज़ें पब्लिश हुई हैं, ये सारी जगह ये खबर पब्लिश हुई है। हम पंजाब और पख्तूनख्वा की असेंबली के स्पेशल सेशन कॉल करेंगे इस इशू के ऊपर। दूसरा, हमारे सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करेंगे। तीसरा, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करेंगे अब, जिसके अंदर नंबर 1 ह्यूमन राइट कमेटी जो जनीवा में ऑन टॉर्चर है, इसकी ICCPR जो उनकी है उसके मुताबिक इसके ऊपर हम उनके ऊपर पूरा लिखेंगे कि उससे क्या हुआ है। पाकिस्तान में सत्ता के चप्पे चप्पे पर पंजाबी मुसलमानों का बोलबाला है। सिंधी, बलोच और पश्तूनों को कमतर माना जाता है। जब ये लोग बराबरी या फौजी जुल्मों से आजादी की आवाज उठाते हैं तो अचानक गायब हो जाते हैं। अलग नस्ल के लोगों के कत्लेआम की बात पाकिस्तानी मीडिया में भी खुलेआम मानी जाती है। बांग्लादेश भी इसी वहशी रवैये के नतीजे बना था। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ और उस दौरान वहां पर जो जराइम हुए उनको वो इंसानियत के खिलाफ जराइम है और उस पर पाकिस्तान की हुकूमत उसको रिकग्नाइज करे। जहाँ तक ये नस्ल कशी के इल्जामात का ताल्लुक है या हकायक का ताल्लुक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये जो लोग तारीख जानते हैं उनको पता है कि 70s में ये एक बहुत बड़ा इशू था। 71 में जब ये काम हुआ तो उस वक्त जो है वो ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम था बांग्लादेश की तरफ से। 3 मिलियन लोग जो हैं वो इसका शिकार हुए और उसमें 400,000 से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं उनकी बेहुरमती की गई या असमत दरी की गई। अगर ये मानती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के नहीं जी नंबर्स इतने नहीं हैं, तो इसका मतलब है जितने हैं वो क्यों हैं, और क्या उनको होना चाहिए था? क्या आप अपने मुल्क के अंदर, जो कि उस वक्त आपका अपना मुल्क था, एथनिक या रिलीजियस बेसिस पे इस तरह की जो है वो नस्ल कशी की कोई हरकत जो है वो करने के लिए जस्टिफाई हैं? हुआ उसमें 2000 आदमी क्यों ना हो, 1000 ही क्यों ना हो, ये हरकत इटसेल्फ जो है वो ज़ाहिर है नाकाबिल बर्दाश्त है। और इसकी कतई नज़र इसके कि उसमें कितने लोग
विक्टिम हुए हैं उसकी मजम्मत होनी चाहिए और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए उनको माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान में जिहाद की अर्थव्यवस्था चलती है। जिहाद के नाम पर कट्टरपंथी खुलेआम चंदा जुटाते हैं। पाकिस्तान सरकार भी इस्लाम के नाम पर धनी इस्लामिक मुल्कों के आगे हाथ फैलाती है। पैसे बनाने और कमाने की इसके अलावा कोई तरकीब पाकिस्तान ने सीखी ही नहीं। दुनिया का निज़ाम, सारा दुनिया की सारी आंखें इंडिया के ऊपर क्यों टिकी हुई हैं? क्या वजूहत है कि इंडिया में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है? उनकी एक अलग ही प्लानिंग होती है इंडिया वालों की। उनका एक लेवल ना ऊपर ही रहता है हमसे, माइंड में या किसी भी चीज़ में, तो इसीलिए शायद उनकी स्ट्रेटजीज काम कर जाती हैं और हम किसी तरह थोड़े लो रह जाते हैं, जिसकी वजह से एप्पल मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहा, हर चीज़। आप अमेरिका देखेंगे तो अमेरिका में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां सबके सीईओ इंडियंस। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई एजुकेशन सिस्टम भी नहीं सही। अगर हम चाहें तो पाकिस्तान का थोड़ा एजुकेशन सिस्टम अगर हम सही कर लें तो हम भी काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब ये होता है कि हम किसी तरह बाहर चले जाएं, बाहर की डिग्री मिल जाए। जो यहाँ से भी पढ़ लेते हैं वो भी यही कहते हैं कि हम किसी तरह जॉब कर लें तो बाहर के मुल्क में कर लें, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। आपका भी इरादा है बाहर जाने का या फिर पाकिस्तान में बैठ के खिदमत सर अंजाम देने का आपका इरादा? इरादा तो वैसे मेरा भी बाहर जाने का ही है, लेकिन कोशिश तो यही है कि कुछ करें। इंटरनेशनली जो लोग कंपनीज काम करती है ना, वो उनका जो वीएन होता है वो सबसे पहले सिक्योरिटी काउंट करती है और इसी वजह से लोग इंडिया का रुख करते हैं। और इंडिया के अंदर 100 गारंटी है, इदारे अपने काम करते हैं, वो आवाम को पे करते हैं, सर्व करते हैं इदारे। हम अपनी गाड़ी की हिफाजत करते हैं, वो लोग कौम की गाड़ी की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों की नाकामी का ही नतीजा है कि मुल्क पर खरबों का कर्ज लदा है और कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। दुनिया भर में चंदा जुटाते फिरते अपने हुक्मरानों की ये तस्वीर देखकर पाकिस्तानी अवाम शर्मसार है और कह रही है कि भारत से कुछ तो सीख लो। IMF का कहना है कि पूरी दुनिया को इंडिया से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसके अलावा IMF ने टॉप डेवलप कंट्रीज़ में इंडिया को शामिल किया है। इसी हवाले से हम पाकिस्तानी अवाम की राय जानेंगे, पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे। बिल्कुल है, इंडिया काफ़ी तरक्की कर गया है और वो लोग ऐसे नहीं करते कि जी हम सिर्फ अमेरिका के मतलब ग़ुलाम रहें या उनके इत्तेहादी बने रहें। वो देखते हैं कि हमारा फ़ायदा रशिया से, हम रशिया से तेल लेते हैं, गंदम लेते हैं और भी बहुत सी चीज़ें रशिया से भी लेते हैं, अमेरिका से भी लेते हैं, चाइना से जो उनको कम कीमत पड़ती है वो चाइना से लेते हैं। अपनी खुद वो जितने भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सारी दुनिया में सेल कर रहे हैं, जैसे चाइना कर रहा है एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप देख लें, गूगल का CEO जो है वो भी इंडिया से है, ट्विटर का जो CEO है वो भी इंडिया से है, तो वो तरक्की कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, मेडिकल में वो हमसे बहुत आगे हैं। तो IMF ने अगर कह दिया तो लोगों को सीखना चाहिए, उनसे कोई इंस्पिरेशन हासिल करनी चाहिए कि मतलब वो हमारे साथ ही आज़ाद हुए हैं, तो वो इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं। तो इंडिया है वो 2028 में दुनिया भर की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो ये चीज़ करते ही नहीं है, ठीक है, वो हमें बस नीचे 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 लेके जा रहे हैं, आगे बढ़ने की कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और इंडिया तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को इंडिया को ही देख के कुछ सीख लेना चाहिए, कुछ कर लेना चाहिए। भारत में हाल ही में चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। 10 नवंबर को देश को 5वीं ऐसी हाई स्पीड ट्रेन मिलेगी। रफ्तार पकड़ने के मामले में ये ट्रेन जापान की बुलेट ट्रेन को भी टक्कर देती है। ये देखकर पाकिस्तानी आवाम पूछ रही है कि हमारी ट्रेनें अंग्रेजों के दौर से आगे कब बढ़ेंगी। तो क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे सिस्टम सबसे बेटर है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? What I see like मूवीज वगैरह में आज तक देख के तो मुझे इंडिया का ही लगा। आई हैड एक्सपीरियंस इन पाकिस्तानी रेलवे, बट वहाँ पे कोई डेकोरम नहीं है, नो सीट सिस्टम, नो नंबरिंग एंड नथिंग। बेसिकली पाकिस्तान का निज़ाम रेलवे सिस्टम ब्रिटिश दौर का है, पाकिस्तान बनने से पहले का, अभी तक कोई डेवलप नहीं हुई। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? करना चाहिए, इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे बाकी सर्विसेज, जैसे कैब्स इतनी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई हैं, रेलवे की सर्विसेज को भी और इम्प्रूव करना चाहिए। इतने डेवलप कैसे हो रहा है इंडिया? क्योंकि उनके इकोनॉमी हमसे बेहतर है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। हाँ जी, उनकी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनके जो लोग हैं वही हमसे बहुत लाख दर्जे बेहतर हैं। सिंपल, जैसी गवर्नमेंट होती है वैसे उनकी क्या कहते हैं उसको, जैसे अवाम होती है वैसे अवाम होती है, वैसी गवर्नमेंट होती है। हमारी अवाम ही नहीं इस काबिल के हम उस चीज़ को अच्छा कर सके। हम तो वो अवाम है जो ट्रेन में से भी लोटा उठा के घर ले जाते हैं। सिंपल। बहुत जबरदस्त यार, किया ऐसा। आई जस्ट हैड एक्सपीरियंस, मैंने देखा उनके वॉशरूम में, वहाँ पे उसको लोग। इंडिया में सारे आम आदमी रेलवे में ही सफ़र करता है,
इंडिया का रेलवे का सिस्टम जो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उनका मोस्टली जो लोग हैं, इवन मुंबई में जो लोग हैं वो तो सारे करते ही रेलवे में, ट्रैफिक इसी में चलते हैं वो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।